आज पूरा विश्व डॉक्टर्स डे मना रहा है और हम भी बैतूल में मना रहे हैं, तो हमें लगा कि आज ऐसे डॉक्टर्स से आप सभी को मुखातिब कराया जाए जिनका जीवन अपने आप में संघर्ष रहा है, जिनके जीवन में समर्पण रहा है और जिन्होंने अपने जीवन को जो है लोगों की सेवा में और चिकित्सा में लगा दिया है। मेरे साथ हैं आज बैतूल ज़िले की पहली MBBS और MS डॉक्टर ममता श्रीवास्तव जी, और बहुत ही आदरणीय है पूरे ज़िले में। इनको जो है एक तरह से नाम के अनुरूप ही माना जाता है जैसा इनका नाम है, और ना जाने कितने गोद में जो किलकारियाँ इनके हाथों की चिकित्सा से गूंजी है। तो हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर ममता श्रीवास्तव जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है परिधि न्यूज़ में। परिधि न्यूज़ जो है एक श्रृंखला शुरू कर रहा है। हमारी ये श्रृंखला डॉक्टर्स डे पर है, और जैसा कि आप जानते हैं इस बार डॉक्टर्स डे की थीम ही है कि मास्क के पीछे के लोगों की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, या मास्क के लोगों की सुरक्षा। तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी जी। ये बड़ा अच्छा विषय है, और इसके पीछे हम लोगों की सुरक्षा किस तरह होना चाहिए डॉक्टर की और उनके साथियों की जी, और साथ में हमारे जो सहायक लोग रहते हैं उन सबकी भी, क्योंकि एक ये टीम वर्क है और इस टीम वर्क में हम लोगों को सबकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। तो सुरक्षा किस तरह से होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, ये भी सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। हम मुझे तो खुद ही मतलब शब्द नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आपके कार्यों की जो विशालता इतनी ज़्यादा है और इतना समर्पण के साथ आपने काम किया है चिकित्सा के क्षेत्र में। उसी विषय पर मुझे लगता है कि हमारे बैतूल के लोगों को और सभी को जानना चाहिए कि डॉक्टर्स का जीवन कितना संघर्षमय हुआ करता था उस दशक में जब आपने जो है इस चिकित्सा के क्षेत्र में एंट्री की। तो कैसे शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत तो मुझे शुरू से थी लगन, क्योंकि मेरे ताऊ जी थे, वो बैतूल के पहले MBBS डॉक्टर थे। अच्छा, और हम लोग उनकी डिस्पेंसरी कालापाठा में थी। उन्होंने 1921 में MBBS किया था, आज़ादी के पहले। 1921 में जी जी जी। और आज़ादी के बाद उन्हें डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज का ऑफर भी आया था, लेकिन वो नहीं गए, क्योंकि उनको वो इंटर्नशिप के दौरान थोड़ा सा ये TB का इन्फेक्शन हो गया था। जी जी जी। तो वो इसी पे लिए बैतूल में ही रहे और यहीं उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करी। जी जी। तो ताऊ जी का जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आया और आप जो है उस फील्ड से जुड़ी। तो आपने कब MBBS किया? मैंने कैसे सिलेक्शन की, जो थोड़ा बताएंगे, तैयारी किस तरह से की? हम लोगों के समय में तो ये एग्ज़ाम वगैरह नहीं होते थे, मेरिट बेसिस पे ही हो जाता था। और उस समय 12वीं नहीं होती थी, 11वीं के बाद में BSc पार्ट 1 किया जाता था, जिसको प्री प्रोफेशनल कहते थे। जी। तो BSc पार्ट 1 मैंने यहीं JH कॉलेज से किया है, और मेरी प्राथमिक शिक्षा तो जेल स्कूल में हुई है। अच्छा। और उसके बाद में 11वीं तक की पढ़ाई मेरी जो आजकल का उत्कृष्ट विद्यालय है, पहले मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कहलाता था, वो को एजुकेशन था, को एजुकेशन था, उसमें किया है मैंने। जी। उसके बाद में पार्ट 1 करने के बाद में BSc पार्ट 1 में करने के बाद में मैंने अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हुआ। और उसमें बहुत मतलब मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, लेकिन तब भी उम्मीद थी कि क्या मालूम होता है कि नहीं होता। अच्छा। फिर भी देखा, जब बाद में देखा हम लोगों ने रिज़ल्ट आया, तो हम लोगों ने सामने से पीछे से देखा कि भाई बैतूल के लोग हैं, अपन पीछे से लाइन लगेगी अपनी, तो आगे तो आ ही नहीं सकती है। हाँ, एक तो ट्राइबल विलेज था और बहुत पिछड़ा था, और पहली बार बैठे हुए थे सब लोग। वो भी ऐसे ही थोड़े फादर नाराज़ भी हुए कि तुम बेकार की चीज़ें कर रही हो, इससे क्या मालूम होता है कि नहीं होता है तुम्हारा, लेकिन करो तुम। वो बहुत ज़्यादा तो PMT भी तो हुआ करता था नहीं, उस समय PMT नहीं। तो ये डायरेक्ट BSc के बेस पर आपका जो है। तो कहाँ ट्रेनिंग हुई आफ्टर सिलेक्शन? मेरा तो सीधा भोपाल में ही हुआ था, मैंने लिया था भोपाल से MBBS किया। फिर उसके बाद में मैंने हाउस जॉब किया सुल्तानिया जनाना हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद में मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली थी, 2-3 साल सर्विस करके फिर तो पहली सर्विस कहाँ शुरू हुई? बैतूल में ही हुई मेरी। ये मतलब ये लकीली था। हाँ, बैतूल मेरा बर्थ प्लेस भी है, बैतूल में मैंने सर्विस भी शुरू करी। और PG मैंने MS ऑब्स्टेट्रिक्स गायनिक्स में किया, ये जबलपुर से किया मैंने। और जबलपुर से करके फिर बैतूल में वापस आ गई। तो मेरा मैक्सिमम काल तो जो बैतूल में रहा। मैम, पहली पोस्टिंग किस रूप में हुई थी, मतलब क्या पद था आपका? असिस्टेंट सर्जन के रूप में हुई थी मेरी। और जब आपकी पोस्टिंग हुई थी वो कौन सा साल था और क्या स्थिति थी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की? उस समय मेरे 71 था
71 में मैंने ज्वाइन किया था जी। और उस समय हॉस्पिटल में मुश्किल से 5 या 10 डिलीवरी पर मंथ होती थी। पर मंथ होती थी। मतलब वो जो होम डिलीवरी चलन में रही उस समय होम डिलीवरी बहुत होती थी। और ये हॉस्पिटल में कोई आना नहीं चाहते थे। इवन अच्छे अच्छे फैमिलीज़ के लोग भी घर में ही डिलीवरी करवाते थे। उसमें हम लोगों की फ़ीस भी मुश्किल से 5 रुपये भी दे देता था तो बड़ी बात थी। अच्छा। तो वो भी 5 में 3-4 लोगों को दिखा देते थे कि इनको भी देख लो, इनको भी देख लो, अगर प्राइवेट में देखना हो तो। सैलरी कितनी थी आपकी उस समय? मेरी बेसिक तो 275 रुपये थी। अच्छा, मतलब 275 रुपये से आपकी शुरुआत हुई। फिर किस तरह का सफ़र आगे बढ़ा? फिर धीरे धीरे बढ़ा। ये तो सब जगह पे कमीशन बढ़ते गए हुए, फिर उसमें बड़ी सैलरी वगैरह। लेकिन इसमें मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि जब मैं बैतूल में आई थी तो उस समय केवल जैसे मैंने आपको बताया कि 5-10 डिलीवरी पर मंथ होती थी, लेकिन लोगों में जागरूकता स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी नहीं थी। हम लोग मैं हॉस्पिटल में हम लोग रहते थे तो 22 से 23 साल के रहे होंगे हम लोग। उस समय ज्वाइन किया था हमने और लोग हम लोगों को डॉक्टर नहीं समझते थे। अच्छा, जी। वो तो बैतूल के रहने वाले थे तो वो लोग अपने नाम से ही बुलाते थे, सब करते थे। अच्छा भी लगता था, बुलाते थे और कहते थे नहीं चलो तुमको देखना पड़ेगा अभी। अच्छा। ऐसे वाले करके करते थे और देखते हम लोग भी देखते थे, वो लोग भी दिखाते थे अच्छे से और सब करते थे। लेकिन पेशेंट बहुत आते थे, ओपीडी बहुत रहती थी और साधन और संसाधन उस समय कम हुआ करते थे। तो जैसे कभी कोई क्रिटिकल केस आता था तो वो तो चुनौतियों भरा रहता होगा, तो ऐसा कोई अनुभव हो तो आप शेयर कीजिए ना। बहुत आते थे वहाँ पे। खैर उस समय इतने स्पेशलिस्ट भी नहीं होते थे। हाँ जी। जो सिविल सर्जन रहते थे, पहले CMHO नहीं होते थे, सिविल सर्जन होते थे। जी। सिविल सर्जन होते थे, वो डिस्ट्रिक्ट हेड होते थे, वही हॉस्पिटल देखते थे, वही पूरा जिले देखते थे। तो डिस्ट्रिक्ट हेड केवल 3 होते थे, IAS होते थे, IPS और IFS नहीं, सिविल सर्जन। अच्छा। ये 3 इन लोगों पे ही मेन रहता था कि इनका पूरी पकड़ रहती थी पूरे इसके ऊपर, क्योंकि स्वास्थ्य भी तो मेन चीज़ हो जाती है कि ये उनका हेल्थ देखना, ये भी तो हो जाती है सबसे बड़ी चीज़। तो इसमें ये तीनों लोग बड़े ताकतवर समझे जाते थे। और उसमें जो सिविल सर्जन रहता था वो कोई ऐसा नहीं था कि ये सर्जरी नहीं करेंगे या ये केवल क्लिनिकल वर्क नहीं देखेंगे, केवल ऑफिस वर्क देखेंगे, ऐसा वाला नहीं था। मतलब ऑफिसर जैसा वो नहीं था, उन्हें फील्ड भी देखना था, हॉस्पिटल भी देखना था और हर जो भी काम आए इमरजेंसी वो भी उनको देखनी थी। जैसा कि मैम आप बैतूल की, हमारे बैतूल ज़िले की पहली MBBS डॉक्टर है और पहली महिला चिकित्सक और सर्जन भी रही हैं, तो क्या चुनौतियाँ आपको लगी जब आप फील्ड में आए? उस समय तो वही चुनौती मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी ज़्यादा थी, लोगों में जागरूकता तो है ही नहीं थी। लोग हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाना नहीं चाहते थे, केवल जांच कराने आते थे। और उसमें भी उनका ये रहता था कि हमारे को ये हमको ऐसी दिखाना है आपको और आप ये दवाई लिखो। तो उस समय हम लोग उनको समझाते थे, उनको स्वच्छता के बारे में बताते थे। आपको शायद याद होगा आपने जब सैनिटरी टॉवल का किया था तब मैंने एक बार बताया था कि मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो राख वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो ये वाली इतनी अनहाइजीनिक कंडीशन रहती थी उनकी, तो उनको सारी चीज़ें हम लोग समझाते थे कि कैसे करके स्वच्छ रहना, कैसे करके तुम साफ़ रहो, कैसे करके साफ़ पानी पियो, कैसे कपड़े रोज़ धो। इवन वो लोग कपड़े वपड़े धोते तक नहीं थे, 3 दिन तक तो वो लोग कपड़े भी नहाते भी नहीं थे। तो इतने गंदगी में रहते थे, उनको सब चीज़ें करवाते थे। तो ये सब हम लोग घर घर जाके, इवन अपने खंजनपुर में हम लोग जाके मीटिंग लेते थे घर घर में। अच्छा। और लोगों को बुला के उनको समझाते थे कि भाई ये वाली आप ANC के मतलब ये प्रसव पूर्व जांच होती है, उसमें आप आइए, उसमें आपको गोलियां मिलेंगी, आपको इंजेक्शन लगेंगे, आपको क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसके विषय में समझाते थे। फिर उसके बाद में उनको डिलीवरी के लिए ये मोटिवेट करते थे कि आप हॉस्पिटल में आके डिलीवरी करवाइए और डिलीवरी के बाद में आपको किस तरह की एक्सरसाइज करना चाहिए, बच्चे को किस तरह से स्तनपान कराना चाहिए, ये सब समझाते थे। एनेस्थीसिया की भी सुविधा नहीं थी तो कहीं OT भी नहीं था, तो ऐसे में जैसे ऑपरेशन वाले केसेस आते थे तो फिर वो कैसे डील? नहीं, ऑपरेशन तो हॉस्पिटल में होते थे, उतनी सुविधा नहीं थी। लेकिन जैसे कि पहले अपने यहाँ एनेस्थेटिस्ट तो अभी शुरू हुए हैं, है ना। पहले तो कोई भी नहीं थे, पहले कोई डॉक्टर जो 6 महीने की ट्रेनिंग ले लेते थे या जिन्होंने कभी 1 महीने की भी ट्रेनिंग ली है वही एनेस्थीसिया देते थे। तो उस समय ये वाला जो नीचे का भाग स्पाइनल जिसको कहते हैं, स्पाइनल का आधा भाग शून्य कर देते हैं, वो किया जाता था।
वो नहीं किया जाता था। केवल पूरा जनरल बेहोश करके ही ऑपरेशन किए जाते थे। तो रिस्क भी रहता था कि कभी पेशेंट होश में आ जाएगा या कुछ ऐसा तो नहीं? नहीं, होश में आने का नहीं, उसकी सांस बंद नहीं हो जाए ये वाला डर रहता था। कई बार होता है, अभी भी होता है वो तो, कि कॉम्प्लिकेशन है कि कई बार ब्रीदिंग रुक जाती है, हार्ट रेट ख़त्म हो जाती है, फिर हम लोगों को बहुत मसाज करके पेशेंट को उसको जीवित करना पड़ता है, उसकी सांस आती है, तब फिर हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट। कभी कोई ऐसा चुनौती भरा केस आया है जिसमें कुछ विरोध हुआ हो, विद्रोह हुआ हो, या कुछ ऐसा लगा हो कि ये डॉक्टर की वजह पर आरोप लगे हैं? कई बार ऐसा हो जाता है कि पेशेंट जो है डॉक्टरों पर आरोप लगाते, तो कभी आपको ऐसी परिस्थितियों से दो चार होना पड़ा है? मेरे को तो नहीं होना पड़ा, इसमें तो मैं भगवान की कृपा ही समझिए। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट केसेस भी करे हैं मैंने। एक बार मैं किसी अपने यहाँ के बैतूल की बहुत अच्छी फैमिली के लोग हैं, वो लोग अभी भी हैं यहाँ पे, लेकिन जिनकी हुई है वो अभी 5-6 साल पहले उनकी डेथ हो गई है। तो उनके घर मेरे को बुलाया देखने के लिए, तो वो अंदर अपनी लेटी हुई थी, तो पता नहीं कैसा मुझे हुआ, तो जैसे ही एंटर हुई तो मैंने कहा इनको यहाँ क्यों रखा है? तो उनकी मदर इन लॉ मेरे को देखने लगी कि तुम तो अभी आई भी नहीं अंदर और तुम कह रही कि इनको क्यों देखा? मैंने कहा पता नहीं मेरे मुँह से कैसे निकल गया। फिर जाके देखा तो शी वॉज पल्सलेस, बिल्कुल ऐसी पल्स कुछ नहीं थी, बिल्कुल पड़ी हुई थी। फिर जल्दी से मैंने कहा कि भैया आप लोग ने क्या है, पूरी हिस्ट्री उनकी मम्मी से लिए। फिर पता चला कि उनको, मेरे को डाउट हुआ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। टॉपिक पल्सलेस पड़ी हुई थी और कहीं जा रहे थे वो लोग शादी में जाते वो घर में ही बेहोश होकर गिर गई थी। फिर उनको लेके हम हॉस्पिटल आए तो कहीं ले जाने की सुविधा भी नहीं थी। कहें कि आप पाढ़र चले जाओ, तो कहें कि पाढ़र तो हम जा नहीं सकते, इतना टाइम भी नहीं था कि पाढ़र लेके भेजें उनको, आधा घंटे का समय तो वो भी नहीं था। तो उनको हॉस्पिटल लेके आई मैं, तो सारे डॉक्टर्स बहुत नाराज़ हुए। पेशेंट तो कुछ नहीं बोले, लेकिन डॉक्टर्स नाराज़ हुए कि आप हमेशा कुछ भी केस लेके आ जाती हैं, VIP केसेस को लेके आती हैं, अब इनको कुछ हो गया तो सब लोग कितना करेंगे तमाशे यहाँ पे। तो मैंने कि अब तो ले ही आए हैं, अब बाहर तो अपन कर नहीं सकते हैं, अब जो कुछ है देखा जाए। फिर इतनी बॉटल 3-4 बॉटल ब्लड लगाया हम लोगों ने। उस समय ब्लड भी बड़ा ऐसा वाला नहीं था कि RH नेगेटिव देखे पॉजिटिव देखे। उस समय कसेरा जी को बुलाया हम लोगों ने और उनसे कहा कि भैया इनका ब्लड देख दो। उनका पता नहीं कौन सा जो भी ग्रुप रहा होगा, उन्होंने ब्लड अरेंज किया। वो लोग कहीं शादी में जा रहे थे, तो शादी बाराती सब आ गए थे उनके यहाँ। तो बहुत अच्छे से ब्लड मिल गया उनको। तो 3 बॉटल ब्लड दिए, तब उनको पल्स वगैरह आई। पल्स आने के बाद में मैंने डॉक्टर से कहा कि अब इसका ऑपरेशन करेंगे। कहे कि अभी तो आई पल्स और आप कैसे? मैंने की वो कंडीशन जब तक ब्लड रहेगा तब तक ठीक है, और फिर से वो रप्चर बढ़ा कुछ हुआ तो फिर पेशेंट जाएगी शॉक में, तो आपको तो एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। कहे नहीं हम नहीं दे सकते, आप लोकल में करो। तो उस समय मैंने लोकल एनेस्थीसिया में, मतलब इतने उसमें कि बेहोश नहीं किया, केवल उतनी जगह सुन्न करके और मैंने पूरा एब्डोमेन ओपन किया और उसमें से इतना ब्लड निकाला कुछ पूछो नहीं। पूरे क्लॉट के क्लॉट जम गया था, नस फट गई थी उसकी बच्चेदानी की। बहुत ही मतलब क्रिटिकल केस हो जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में तो छोटी सी ट्यूब रहती है पतली सी, और जहाँ उसमें बच्चा रुक गया तो फूलते जाती है जैसे, और फिर उसके बाद में एक सीमा तक बढ़ती है, उसके बाद में ब्लास्ट हो जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा हुआ था, उसको तकलीफ हुई थी। और उसमें फिर मैंने वैसे में ही किया। आखिर में जब वो कराहने लगी उसको, थोड़ा तो अनकॉन्शियस ही सोचिए एक तरह से कि उसको सेंसेस ज़्यादा तो थे नहीं, शॉक में थी, तो उसने सब सहन कर लिया। मैम अब तक के जो सफ़र में फैमिली का किस तरह से सपोर्ट रहा, माता पिता और ससुराल पक्ष की थोड़ी सी जानकारी भी हम चाहेंगे आपसे। सपोर्ट ही तो सभी रहे मेरे यहाँ। मेरे पिताजी का बहुत ज़्यादा रहा था कि उनको बहुत अच्छा लगता था। मेरी मदर भी सोशल वर्कर रही हैं और उन्होंने वनिता समाज भी बनवाया है यहाँ पे। वनिता समाज की स्थापना उन्होंने की है, वनिता समाज की स्थापना भी करी है और वनिता समाज भवन भी उन्हीं ने बनवाया था। और उनको सम्मान भी किया था गवर्नर ने समाज सेवा के लिए। मेरे फादर भी अच्छे थे, एडवोकेट थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब लड़कियों की शिक्षा के प्रति बड़े उदार थे और बड़े जागरूक थे कि बच्चों को पढ़ाना ज़रूर चाहिए, उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। तो वो मेरा बहुत ध्यान करते। लेकिन एक बात हमेशा कहते थे कि तुम हमेशा सही बोलना, किसी से गलत नहीं बोलना,
जो कुछ है वही बोलना, कभी कुछ गलत नहीं बोलना और ईमानदारी से अपना काम करना। जहाँ 8 बजते थे, 7:45 बजे वो मेरे को कहते थे कि जाओ तो हॉस्पिटल का टाइम हो गया, अच्छा। अब तुम चले जाओ, निकलो घर से। अच्छा। और वैसे ठीक वो 8 बजे मेरे को हॉस्पिटल तो आप डॉक्टर शादी के पहले ही बन चुके थे या शादी के बाद बने? पहले ही बन चुकी थी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी पहले बाद में उसी समय की। और फिर शादी किस साल में हुई और किस तरह से शादी तो मेरी संबंध 77 में हुई है मेरी। जी, आपकी 72 में पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 71 में हुई थी। तो जो है किस तरह से वैवाहिक जीवन का सफ़र शुरू हुआ था, कैसे संबंध जुड़ा था? अब वो संबंध तो जुड़े ही जैसे जी। और अच्छे से शादी भी हुई थी, ससुराल वाले भी अच्छे थे, वो लोग भी मतलब एजुकेशन में वो लोग भी इंटरेस्टेड थे। मेरे ससुर सास सभी थे इसमें। तो उन्होंने प्रैक्टिस के लिए कभी ऐसा नहीं कहा? नहीं, मेरी नंद वगैरह भी सब अच्छी पोस्ट पे रही हैं, सब पढ़ी हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं और अच्छे पोस्ट पे हैं सब लोग। इवन सेक्रेटरी भी रहे हैं मेरे भतीजे वगैरह। अभी परिवार में आपके कौन कौन हैं? सास मतलब मदर फादर की तो डेथ हो गई है, मेरी बहनें हैं, ब्रदर की भी डेथ हो गई है। जी जी। और ससुराल पक्ष में भी बस नंद हैं और जेठ हैं। जी। और आपके बच्चे दो हैं, बेटा और बेटी हैं। तो बेटा भी जो है फिजियोथेरेपिस्ट है शायद? नहीं, बेटा तो ऑर्थोपेडिक सर्जन है और बेटी डेंटल सर्जन है। और बहू भी किस्मत से अच्छी मिली है जी। और अच्छे नेचर की भी है। जी जी जी। और सब चीज़ को अच्छे से करती है और वो भी MBBS करती है। तो ये बात अच्छी है कि सास की परंपरा को बहू आगे बढ़ा रही है। आपके साथ साथ वो प्रैक्टिस भी करती हैं, आपका उनका पूरा मार्गदर्शन आपका उनको मिलता है। मैम बताएंगे कि किस तरह से जो है परिवार की भूमिका रही आपके डॉक्टर बनने में, आपकी सफलता में और संघर्ष में? हमारे माँ पिताजी की बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं और जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी सेवा करूं, क्योंकि मेरी माँ समाज सेवा से जुड़ी हुई थी और इसलिए उनकी बहुत ही इच्छा थी मेरे भी इस फील्ड में। इसमें मेरे परिवार के सभी लोगों ने, मेरे भाई बहन सब ने मेरी बहुत मदद करी और जिसमें माँ पिताजी की तो बहुत इच्छा थी और उनकी इच्छा मैंने पूरी की। इसका मेरे को बहुत। वैसे भी बैतूल ज़िले में महिला डॉक्टर्स कम रही होगी उस समय? हाँ, उस समय कोई भी नहीं थी, एक ही रहती थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बस। तो उस वजह से मम्मी का भी जो, क्योंकि सेवा से जुड़ी हुई थी, तो ये मान के चलिए कि उनका सपना आपने साकार किया। सही बात है जी। हम ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उस समय शायद 150 सीटर रहा होगा। हाँ, जब आप बैतूल में पोस्टेड थे, तो उस समय क्या साधन थे और किस तरह से आप लोग एडजस्ट करते थे? उस समय चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा थी। इवन डॉक्टर्स भी बहुत कम थे पोस्टेड यहाँ पे। अच्छा। एनेस्थेटिस्ट नहीं थे, जैसे पैथोलॉजिस्ट भी नहीं रहते थे उसमें। जी जी जी। केवल बायोकेमिस्ट रहते थे, वो ही पैथोलॉजी का काम देखते थे। ब्लड की सुविधा नहीं थी, कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसे कुछ खास नहीं होते थे, केवल ब्लड और यूरिन का टेस्ट होता था। जी। उसके बाद में यहाँ पे मैं जब उसके बाद में मैं जब यहाँ MS करके आई, उस समय भी यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होते थे। मैंने पहले प्रेगनेंसी टेस्ट यहाँ पे शुरुआत करी तो लोग उसके भी पैसे नहीं देना चाहते थे। अच्छा। कि नहीं, हम नहीं देंगे इसके पैसे। तो कसेरा जी ने स्टार्ट किया था प्रेगनेंसी टेस्ट करना यहाँ पे और उस समय हम लोग की फ़ीस 5-1 रुपये रहती थी और 5-10 रुपये हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट का लेते थे। जी, मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट का उस समय 5 रुपये लिया जाता था। कैसे अस्तित्व में आया ममता मैटरनिटी हॉस्पिटल की शुरुआत कैसे हुई थी? ममता हॉस्पिटल की तो शुरुआत बड़े अच्छे ढंग से हुई थी और इसमें हम लोगों का यही था कि उस समय बैन लग गया था प्राइवेट प्रैक्टिस में। तो हम लोगों को ये छोड़ना पड़ा कि क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल के साथ में प्रैक्टिस भी करते थे, लेकिन जब प्रैक्टिस पे बैन लगा तो हम लोगों ने इसके लिए कि अच्छे से प्रैक्टिस चल रही थी तो उसको आगे बढ़ाया जाए। लोगों को बहुत मन था कि नहीं, एक नर्सिंग होम होना चाहिए, तो हम लोगों ने तो क्या बैतूल जिले का पहला नर्सिंग होम भी जो है ममता मैटरनिटी? नहीं, पहला तो नहीं है ये जी। पहला सेकंड है ये। अच्छा, दूसरा है। तो आज आपके ममता मैटरनिटी में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं?
आज की बात में कि उस समय की? आज नहीं, तो शुरुआत से भी बात करते हैं और आज की बात भी करते हैं। शुरुआत में तो केवल मैटरनिटी ही था और डेंटल का था। जी जी। तो डॉक्टर साहब डेंटल का देखते थे और मैं मैटरनिटी में सारी सुविधाएं नॉर्मल डिलीवरी की, DNCs की, LTP की और सीज़र की थी, सब थी। सीज़र का हम लोगों ने धीरे धीरे बढ़ाया, एकदम से नहीं किया था। सीज़र का बाद में किया कि भाई कैसे करना, क्या करना, सारी चीज़ें करने के लिए हम लोगों ने किया और धीरे धीरे इसको बढ़ाया। फिर कार्पोस्कोपी भी करने लगे थे हम लोग इसमें, फिर सोनोग्राफी भी करने लगे, सारी चीज़ें। मतलब धीरे 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 आज एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल हो चुका है। आज के समय में सारी जो हाईटेक सुविधाएं हैं वो ममता मैटरनिटी में उपलब्ध है। ये भी है और साथ में अब तो मेरा बेटा फ्रैक्चर हॉस्पिटल के कारण वो पूरे वही देख रहा है, सब संचालन वही कर रहा, वो और मेरी बहू जया दोनों ही देख रहे हैं हॉस्पिटल को और बहुत अच्छे से चला रहे हैं दोनों। और जहाँ तक उन लोगों, वही लोग आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि क्या हॉस्पिटल में क्या सुविधा। क्या मतलब आज एज कितनी आपकी हो चुकी है? मेरी 77। और कितने साल आप ने जो है मतलब शायद किस एज में शुरुआत की थी? मैंने 23 साल में कर दी थी शुरुआत और मेरे 55 साल से आप लगातार जो है सेवा कर रही हैं। ये बहुत ही हमारे लिए भी बहुत गर्व का विषय है कि हम बैतूल ज़िले की पहली MBBS और MS डॉक्टर से जो है आज सभी को रूबरू करा रहे हैं। हालांकि पूरा ज़िला आपको बहुत अच्छे से जानता है और बहुत से बच्चों का जन्म ममता मैटरनिटी में हुआ है और आज भी एक विश्वास के साथ नाम लिया जाता है। आपने हमें समय दिया, आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। डॉक्टर जया श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका परिधि न्यूज़ में। जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपको जो है डॉक्टर ममता श्रीवास्तव का मार्गदर्शन मिलता है। आप उनकी पुत्र वधू भी हैं, आपकी सासू माँ हैं, तो बड़ा एक अनुभवी मार्गदर्शन आपको मिल रहा होगा। जी हाँ, ये तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को कि इतनी नामी डॉक्टर जो मेरी मदर इन लॉ के साथ साथ मेरी टीचर भी हैं, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मेडिकल फील्ड की टेक्निकल चीज़ें तो जो सीखी हैं वो सीखी हैं, उसके अलावा किस प्रकार से हर चीज़ को संयमित और ऑर्गेनाइज्ड करके काम किया जाता है, घर में भी हॉस्पिटल में भी, वो चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। और एक लेडी होते हुए भी उन्होंने हॉस्पिटल को इतना ऑर्गेनाइज्ड रखा है, मतलब बिना किसी सपोर्ट के, वो बहुत बड़ी बात है। और आज भी पेशेंट्स मतलब उन्हें बहुत चाहते हैं। उन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट केसेस सॉल्व किए हैं जो हमें भी लगता है कि कैसे ये हो गया, लेकिन होता है। और मतलब आज भी मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर कोई डिफ़िकल्ट केस मेरे पास भी आता है तो एक बार अगर मम्मी उससे हाथ लगा देंगी तो वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, ऐसा मेरा विश्वास है। चाहे वो इनफर्टिलिटी हो या डिफ़िकल्ट ऑब्स्टेटिक का केस हो या बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री का केस हो, अगर एक बार वो मम्मी उसको देख लेंगी तो फिर मेरा विश्वास पक्का हो जाता है कि इसको कुछ नहीं होगा। ऐसा मैं सोचती हूँ। और वो एक रहता है ना कि जब बड़े साथ में होते हैं तो कहीं ना कहीं एक वो ऐसा लगता है कि एक आशीर्वाद की तरह उनका साथ हमारे साथ में रहता है। और उस समय से जब वो काम कर रहे हैं, जब यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं थी, तो आज तो हमारे पास हर तरह के टेस्ट हैं, हम लोग डायग्नोसिस आसानी से बना सकते हैं। सर्जरीज में हमें बहुत हेल्प मिलती है चीज़ों की। उन्हें उस समय इतना नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छी सर्जरी वो करती हैं, बहुत अच्छी सर्जन है। मैम अभी हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है? बेसिक ऑब्स्टेटिक्स तो है ही, गायनी बेसिक ऑब्स्टेटिक्स गायनी तो हम करते ही हैं। साथ में अभी मेरे हस्बैंड डॉक्टर पुनीत श्रीवास्तव वो ऑर्थोपेडिक्स में काफ़ी अच्छा सर्जरी और केयर दे रहे हैं और डेंटिस्ट्री भी है हमारे यहाँ पे। तो मतलब एक ही छत के नीचे काफ़ी सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध है मरीजों के लिए। हाँ, अगर ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। जी जी जी। कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई ऐसा केस ऐसा आया हो जिसमें कहते हैं ना कि डॉक्टर्स की भी सांसें फूल जाती हैं और दोनों सास बहू ने मिलकर जो है उस तरह का एक केस मुझे अभी तक याद है। एक सिजेरियन शाम के समय हम लोग मतलब कर रहे थे, तो उस पेशेंट को अचानक से ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। यूट्रस सिल दिया था पूरा, उसके बावजूद भी उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो वो फिर उस समय एनेस्थेटिस्ट भी काफ़ी कॉम्पिटेंट थे, तो फिर मम्मी ने पूरा मैनेज किया उसको, तो वो पेशेंट अच्छा रहा। हाँ, पूरा उसका रिपेयर करके, ऑल्दो उसको एक ब्लड लगाया हमने,
लेकिन वो पेशेंट बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये एक अनप्रडिक्टेबल होता है, पेट खोलने पे कब कौन सा कैसा क्या निकल जाए कुछ बोल नहीं सकते। पर हाँ, वो सिजेरियन मुझे अच्छे से याद है कि वो पेशेंट खूब ब्लीड कर रही थी और मम्मी ने उसे बचा लिया था। ये दूसरी पीढ़ी है जो डॉक्टर, तीसरी पीढ़ी है जो डॉक्टर्स हैं श्रीवास्तव परिवार की, और चौथी पीढ़ी भी आ चुकी है, ट्विंस है आपके दोनों, बेटा और बेटी है। तो क्या भविष्य में हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी डॉक्टर की फील्ड में ही आएंगे? इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। पर हाँ, मेरी बेटी ज़रूर कहती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जी, थैंक यू सो मच मैम। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय शंकर श्रीवास्तव जी। सर, स्वागत है आपका। हम जानना चाहेंगे, बैतूल में जब आपने जो है अपना दंत चिकित्सालय स्टार्ट किया तो उस समय क्या परिस्थितियाँ थी? मैं 73 में आया था बैतूल में, जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उस समय बैतूल में कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर नहीं था जी, और पूरे ज़िले में मैं अकेले ही था। जी जी। उसके बाद फिर धीरे धीरे आते गए। उसके बाद अब क्या अंतर आप देखते हैं चिकित्सा सुविधाओं में वो 70 के दशक में और आज की स्थिति में? बहुत अंतर आ गया। बहुत सामान, पहले तो हम ऑर्डिनरी चेयर, जो लकड़ी की कुर्सी होती है, उस हाँ पर जी। दांत निकालते थे। जी जी जी। अब सब अच्छी अच्छी मशीनें आ पूरी गई हैं, comfortable सारा सारी काम चीज़। है, जी। स्टाफ भी बहुत बढ़ गया है, टेक्नीशियन आ गए हैं। जी। पहले कुछ भी था, मैं अकेले ही था और ऑर्डिनरी टेबल पे, ऑर्डिनरी कुर्सी पे काम करता था। कोई ऐसा केस आप बता सकते हैं जिसमें मतलब ऐसा लगा कि ये बहुत ही जटिल सर्जरी या जटिल केस था जिसको सॉल्व करने में दिक्कत हुई हो? एनसीटीसी सारनी में काफ़ी फ्रैक्चर केस आते थे, मैंडिबल टूट जाता था उनका, जी, हड्डी वगैरह। जी जी उस जी समय सारा रिपेयर वगैरह जो फ्रैक्चर मैंडिबल है वो मैं ही करता था पूरा, जी और काफ़ी लोगों का किया है। जी। चूँकि हम बात डॉक्टर्स डे पर कर रहे हैं, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे न्यू जनरेशन्स को? आजकल की जो जनरेशन है उसमें पेशेंस भी कम होता है, तो हम चाहेंगे कि आपके अनुभव के आधार पर आप न्यू जनरेशन को मैसेज दें। अब वो ये है कि बच्चों से शुरू से ही अपनी डेंटल केयर अगर ठीक से करें, दोनों टाइम ब्रश है, ये है, ज़्यादा मीठा ना खाएं, साफ़ चीज़ें ना खाएं, तो दांत जो है काफ़ी साल तक चल सकते हैं और कोई बीमारी भी नहीं होगी उनको, और 70-80 साल तक आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन चॉकलेट, गोली, ये वो सॉफ्ट फूड्स खाते हैं, जी, जी। जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होती है। सर, जैसा आपने बताया कि आप 1973 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 1973 में फ़ीस कितनी हुआ करती उस थी समय 5 रुपये होती। और पेशेंट कितने आते थे? पेशेंट प्राइवेट प्रैक्टिस तो मैंने कई साल तक नहीं की, 15 साल तक। जी 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 गवर्नमेंट में करता था, तो वहाँ 20-25 पर डे पेशेंट आते जी। थे पूरे जिले भर के। तो उस समय जो है, चूंकि खान पान में जो है अशुद्धता कम रहा करती थी, लोग जो है बहुत शुद्ध भोजन करते थे। आज के समय में चॉकलेट और इसका वो तो सॉफ्ट डाइट्स के वजह से जी, थोड़ा तो पेशेंट की संख्या तो बढ़ी होगी। पेशेंट की संख्या, अब तो डॉक्टर ही 40 हो गए हैं बैतूल में। अच्छा। तो उनके हिसाब से पेशेंट भी डिवाइड हो गए डिवाइड हो हैं गए। तो हॉस्पिटल में भी 4-5 डॉक्टर्स का स्टाफ है, जी जी तो जी वहाँ भी काफ़ी पेशेंट आते हैं। जी। तो खैर सुविधाएं हमारे पास सुविधाएं बढ़ पूरी गई हैं हैं हर और- जगह। जी। डॉक्टर पुनीत श्रीवास्तव, आप हैं डॉक्टर विजय शंकर श्रीवास्तव जी और डॉक्टर ममता श्रीवास्तव जी के सुपुत्र। सर, जानना चाहेंगे कि आपने ऑर्थोपेडिशियन का फील्ड कैसे चुना? पहले तो स्वागत है आपका परिधि न्यूज़ में। धन्यवाद जी बेसिकली मेरे को ऑर्थोपेडिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, जी, मतलब जी। बाकी फील्ड थोड़ा ऐसा सा तो नहीं है कि बचपन में पहले लोगों की हड्डियां तोड़ते थे, उन्हें बाद में जो है नहीं, बचपन में हड्डी टूटी थी। जी, जी, जी। ठीक है। फिर थोड़ा सा ऑर्थोपेडिक्स में आ भी गया कि हाँ थोड़ा सा अच्छा लगता था, तो मैं फिर ऑर्थोपेडिक्स में किया फिर। जी। तो एक ही छत के नीचे अब ऑर्थोपेडिशियन भी हैं बैतूल में, जो है ममता मैटरनिटी हॉस्पिटल में। कब शुरुआत आपने की प्रैक्टिस ये करना? 2011 में चालू की जी। मैंने प्रैक्टिस। और किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, जी धीरे धीरे वो बढ़ता ही जा रहा है। जी। अब आयुष्मान वगैरह है तो उसकी भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रही है गवर्नमेंट, हाँ जी। तो उसमें भी बहुत अच्छा हो रहा है। ये भी तो पॉसिबल था कि जैसे मम्मी जो है जो है मैटरनिटी से जुड़ी हुई हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और पापा जो है डेंटिस्ट रहे हैं, तो आप उस फील्ड में भी जा सकते थे। आर्थो की तरफ कैसे बढ़े? गायनिक में उतना नहीं होता है, मेल फीमेल रेशियो थोड़ा सा दिक्कत जाता जी है। जी जी।
अपन थोड़ी सी बैकवर्ड प्लेसेस पे हैं तो मेल गायनेकोलॉजिस्ट तो प्रेफर नहीं किए जाते हैं। जी। अब बड़ी सिटीज में हैं तो आप कर सकते हैं। नहीं नहीं, एनेस्थीसिया वाले डिपार्टमेंट में वैसे भी बैतूल, हाँ स्कोप तो था, पर ऑर्थोपेडिक्स मतलब सर्जरी, एनेस्थीसिया वाले जो है वो पेशेंट से कहीं रिलेट नहीं हो पाते हैं। जी 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 मतलब वो आया एनेस्थीसिया देगा चले जाएगा, पेशेंट से कहीं उसका वो कांटेक्ट ही नहीं रहता है। जी 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 तो एक सोशल लाइफ भी कुछ उतनी अच्छी नहीं रहती, तो इसलिए मेरे को नहीं प्रेफर करता है। जी। कैसा मतलब लगता है इस तरह चिकित्सा सेवाएं देना? बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली जब से आयुष्मान आया है आपकी सेवाएं बहुत अच्छी हो गई, मतलब जो गरीब पेशेंट जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, हाँ जी हाँ जी तब से इनका बहुत अच्छा हो गया है। मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट जो चल रहा है जी। उसे बहुत अच्छा कर दिया है। एक डॉक्टर बनने में आप पेरेंट्स को कितना श्रेय देते हैं, क्या कैसे 100% ही श्रेय जाएगा, वो देखा नहीं रहता तो फिर उस फील्ड तरफ में आता आते ही भी नहीं थे। नहीं। जी, थैंक यू सो मच सर।